जानकारी की श्रृंखला में आज हम बात करेंगे अस्थमा रोग के विषय में। अस्थमा एक शीत का कफ का रोग है, कफज रोग है। इस रोग में जिनकी प्रवृत्ति शीत वाली होती है, कफ वाली होती है, उन लोगों के जो कफ है वो बन के बढ़ के फेफड़ों में चिपक जाता है और इसके बाद में फिर उनको सांस लेने में परेशानी होती है। वायुमंडल में हवा की कोई कमी नहीं है, लेकिन उनको पर्याप्त मात्रा में वो वायु ऑक्सीजन शरीर को नहीं मिल पाती है। उसकी वजह से उनको सांस तेजी से चलाना पड़ता है और इसी रोग का नाम है अस्थमा। इसी से जुड़ा हुआ एक रोग और है धूल या धुआं से होने वाली एलर्जी। जब वही कफ उसी फेफड़ों में चिपका हुआ है और धूल या धुआं के कण हमारी श्वास नलिका के द्वारा जब फेफड़ों में पहुंचते हैं तो वो एक और परत बना लेते हैं, जिसकी वजह से सांस लेने में परेशानी और ज्यादा बढ़ जाती है। उसकी वजह से फिर छींकें आना, अस्थमा का जो प्रभाव है वो और ज्यादा तेज हो जाना, इस तरह की और कई दिक्कतें बढ़ जाती हैं। तो इसको एलर्जी का नाम दे दिया जाता है। ये धूल और धुआं से होने वाली एलर्जी है या एलर्जी है, जबकि ये दोनों रोग एक दूसरे के ही साथी हैं, सहयोगी हैं। कहें एक ही रोग है तो मान लीजिएगा। हमारे यहाँ लोकल भाषा में अस्थमा को सांस का रोग, श्वास का रोग, दम का रोग या दमा कहते हैं। और एक कहावत भी प्रचलित है कि दमा तो दम के साथ ही जाएगा, यानी मृत्यु के साथ ही जाएगा, वो जीवन पर्यंत आपके साथ ही रहेगा। जबकि ऐसा नहीं है। मैं ये आपको विश्वास दिलाता हूं कि ये रोग आपका जड़ से खत्म होगा यदि आप भी अपने खान पान में संयम बरतें और समय समय पर औषधियों का सेवन करें। हमने हमारे यहाँ आने वाले हजारों रोगियों को इससे लाभ पहुंचाया है और कई रोगी तो ऐसे हैं जिन्होंने अपने रोग को जड़ से खत्म कर लिया है औषधियों के सहयोग से, हमारे सहयोग से, हमारे बताए गए निर्देशों का पालन करके वो बिल्कुल स्वस्थ जीवन जी रहे हैं। इसके लिए हम साल में एक बार शरद पूर्णिमा पर एक शिविर का आयोजन करते हैं, जो कि ऋषि परंपरा के अनुसार शरद पूर्णिमा की रात्रि में एक विशेष औषधियों से निर्मित खीर का निर्माण करके उसको चंद्रमा की रोशनी में रख के और फिर सुबह उस खीर को उन रोगियों को पिलाया जाता है जो इस रोग से पीड़ित हैं और जिन्होंने रात भर जागरण किया होता है। तो आप यकीन मानिए चमत्कारिक प्रभाव ये देखने को मिलता है कि जिन रोगियों को वर्षों से ये रोग था, भले चाहे वो 20 साल, 25 साल, 30 साल पुराना रोग ही क्यों ना हो, वो एक रात की उस खीर के सेवन करने से और उस रात्रि का जागरण करने से वो रोग चला जाता है। और यदि उनके खान पान ठीक रहे तो वो रोग फिर दोबारा वापस नहीं आता। अब इसमें क्या होता है, एक तो खान पान का भी है, क्योंकि जो कफ बनने की जो प्रक्रिया रही है वो है आपके शरीर की प्रवृत्ति यानी शीत की प्रवृत्ति के कारण। अब शीत की आपकी प्रवृत्ति है, वैसा ही आप खान पान कर लेते हैं, यानी शीत का भोजन और चिकनाई युक्त भोजन। चिकनाई युक्त भोजन यानी घी, तेल, दूध, वसा इत्यादि जो भी चीजें हैं उनका आप यदि सेवन करेंगे तो वो चिकनाई जितना आपका शरीर पचा लेगा वो तो ठीक है, जो बच जाएगा वो कहीं न कहीं कफ के रूप में जमा होने लगता है और वो जमा हुआ कफ ही आपको फिर परेशानियां पैदा करता है। अब बात कर लेते हैं, अब शरद पूर्णिमा तो साल में एक बार आती है और रोग आपको कभी भी उत्पन्न हो सकता है या आपको जानकारी नहीं मिल पाई, तो उसके लिए अब क्या करें? तो उसका एक बहुत बढ़िया मैं आपके लिए घरेलू कुछ उपाय बता दे रहा हूं। एक तो खान पान का विशेष ध्यान रखिएगा। जो चीजें चिकनाई वाली हैं, जैसे मैंने बताया घी, तेल और दूध, घी बिल्कुल बंद कर दीजिएगा। दूध का सेवन बिल्कुल ना करें। चाय भी आप बिना दूध वाली चाय पिए, चाहे वो हर्बल चाय हो या आपकी जो सामान्य चाय है उसको आप शक्कर की जगह गुड़ का प्रयोग कर लें उसमें। और तुलसी की पत्ती, लौंग, सौंठ इत्यादि जो भी गर्मी वाले जो
औषधियां हैं उनको इसमें प्रयोग करके आप बहुत बढ़िया एक काढ़ा सा बन जाएगा, उसका आप सेवन करेंगे तो वो भी आपको लाभ पहुंचाएगा। इसके साथ में जो आप तेल प्रयोग करते हैं, चाहे वो भोजन को तलने में या किसी भी रूप में, तो तेल का प्रयोग भी आप बंद कर दीजिए। यदि हो सके तो पूरा यदि आप ना कर पाए तो कम मात्रा में, यानी सब्जी को फ्राई करने में थोड़ा सा तेल प्रयोग करें, बहुत अधिक मात्रा में प्रयोग ना करें। तो इस तरीके से आप के शरीर के अंदर चिकनाई जाना बंद हो जाएगा। जब तक आपका रोग बिल्कुल ठीक नहीं हो जाता तब तक मैं ये नहीं कह रहा हूँ आपको आजीवन बंद करना होगा, लेकिन हाँ, आपकी रोग की प्रवृत्ति के अनुसार आपका रोग यदि बहुत पुराना है, प्रबल है, तो आप लंबे समय तक इन चीजों का सेवन बंद कर दीजिएगा। दूसरा, ठंडी चीजों से आपको बचाव रखना है। ठंडी चीजें जैसे, एक तो खान पान में ठंडी चीजें जैसे फल यदि रखे हुए हैं तो वो सेवन बिल्कुल ना करें। यदि ताजे फल हैं तो दोपहर के पहले और आपके रोग की प्रबलता ज्यादा नहीं है तो आप सेवन कर सकते हैं। मिठाइयाँ आप बिल्कुल सेवन ना करें। स्थिति वही है, यदि मिठाई ताजी बनी हुई है और सुबह के पहले आप कर सकते हैं, लेकिन फिर भी आपके रोग की प्रबलता अधिक ना हो, मौसम साफ हो, यानी ठंडी का मौसम या ठंडी लहर चलने वाला मौसम ना हो, तो आप सेवन कर सकते हैं, अन्यथा आप बिल्कुल सेवन ना करें। मीठी चीजें, फल और जो भी ठंडे पदार्थ हैं जिसमें चावल और इस तरह की कई चीजें हैं, जो लोग इस रोग से पीड़ित हैं वो समझते हैं ठंडी चीजें किस तरह की होती हैं। ठंडे भोजन यानी भोजन रखा हुआ भोजन ना करें। आप जब ताजा भोजन बनता है उसी समय में भोजन करें। पानी ही गर्म पिए। गर्म पानी का मतलब ये नहीं है कि आपने एक बार गर्म कर लिया, पानी रख लिया और वो ठंडा हो गया और फिर आपने पिया, नहीं। जब भी आप पानी पिए वो थोड़ा सा गुनगुना पानी होना चाहिए, चाहे वो पहले से गर्म किया हुआ रखा है या अभी ठंडा पानी रखा है। आप पानी को हल्का सा आंच पर थोड़ा सा रख दें, इसके बाद फिर उस पानी का आप सेवन करें। नहाने में भी थोड़ा सा ध्यान रखें, ठंडे पानी से कभी ना नहाएं। हालांकि ज्यादा गर्म पानी से भी नहाना चाहिए, लेकिन जो शरीर के तापमान पर या जो कमरे के तापमान का जो पानी होता है, हल्का सा गुनगुना पानी, उस पानी से नहाना सर्वोत्तम माना गया है। नहाने का टाइम का भी थोड़ा सा ध्यान रखें। एक तो बहुत ज्यादा ठंड में, ठंडे मौसम में, ठंडे माहौल में ना नहाएं, बंद जगह में नहाएं और दोपहर के पहले नहाएं। दोपहर के बाद में मौसम में ठंड बढ़ जाती है और शरीर भी उसी तरीके से अपना प्रवृत्ति प्रकट करता है, तो दोपहर के पहले स्नान कर लें, वो आपके लिए नुकसान नहीं पहुंचाएगा। बहुत ज्यादा देर तक और ठंडे बाथरूम में ना नहाएं। इस तरह की छोटी छोटी चीजों का आप पालन करें तो आप इस रोग से बिल्कुल स्वस्थ रहेंगे। एक औषधि मैं बता दे रहा हूं, औषधि का नाम है त्रिकुटा। कहीं कहीं पर इस औषधि का नाम त्रिकटु भी आता है, दोनों एक ही नाम है, उससे आप भ्रमित मत होइएगा। इसमें जो औषधि प्रयोग होती है वो 3 औषधियां हैं। एक तो छोटी पिपली जिसको पीपर लहड़ी भी कहते हैं, दूसरी है सौंठ और तीसरी है काली मिर्च। इन तीनों औषधियों को शुद्ध मात्रा में, बराबर मात्रा में कूट पीस के पाउडर बना के आप घर पर रख लीजिए, या फिर किसी अच्छी ब्रांड का खरीद कर भी ले सकते हैं, विश्वसनीय ब्रांड होना चाहिए। उसकी 1 ग्राम की मात्रा देसी शहद के साथ में, ये मधु या महू भी कहते हैं अपनी भाषा में, जो जिस नाम से भी आप पहचान पा रहे हैं। यदि छोटी मक्खी की देसी शहद मिल जाए तो सर्वोत्तम है। उसके साथ में आप 1 ग्राम दवाई और 1 चम्मच शहद मिलाकर सुबह शाम, और यदि रोग की प्रबलता ज्यादा है तो 3 बार या 4 बार भी इस औषधि का सेवन किया जा सकता है। और सेवन करने के बाद में ये जरूर ध्यान रखें, कम से कम आधा घंटे तक ऊपर से पानी ना पिए, किसी भी चीज का सेवन ना करें। इस दवाई को खाली पेट ही सेवन करें और दवाई खाने के बाद में भी लगभग आधे घंटे तक किसी प्रकार की और किसी चीज का सेवन ना करें। बाकी फिर भी आपको राहत नहीं मिल पा रही है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, हम भी आपको अच्छी औषधियां उपलब्ध कराएंगे। और किसी प्रकार की और भी कोई आवश्यकता होने पर हमें आप इस नंबर पर मैसेज कीजिएगा, हमसे जो बन सकेगा हम आपकी मदद करेंगे। और आप यकीन मानिए, अस्थमा जैसे रोग, जो कि ये माना जाता है कि ये रोग हमेशा आपके साथ रहेगा, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, यकीन दिलाता हूँ, और ये विश्वास मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि मुझे इसमें कोई लालच है, मैं इसलिए बता रहा हूँ कि
कि ये एक सेवा का काम है और हमने अपने संस्थान में आज तक हजारों लोगों को इस रोग से मुक्त किया है, लाभ पहुंचाया है। इसी के साथ में इस वीडियो को पूर्ण करते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।